Hello student and welcome to the 10th lecture for class 9th mathematics foster and myself is Tabib Siddiqui from RG Academy. As you know that कि we have finished with the theoretical part of the number system. काफी कुछ खत्म कर लिया है, सब कुछ ही खत्म कर लिया है, सिर्फ दो एक्सरसाइजेस बच रही हैं तो वो आज खत्म कर लेंगे एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू चैप्टर. ओके, जो हमारे जूम डिस्कशन हो रहा है उसमें भी आप लोग आ रहे हो, बहुत अच्छी बात है. काफी स्टूडेंट डाउट्स पूछ रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट मुझे व्हाट्सएप पे कॉल भी करते हैं, बहुत अच्छी बात है. और मैं नाम जैसे कि जूम डिस्कशन मैंने बताया भी था, काफी लोग हैं जो मुझे पर्सनल मैसेज भी कर रहे हैं. इट्स ए वेरी गुड जेस्चर क्योंकि कम्युनिकेशन गैप जो हमारे बीच में है, इट इज नॉट ए टू वे कम्युनिकेशन स्टूडेंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट इज ए वन वे कम्युनिकेशन. आई एम कम्युनिकेटिंग विथ यू, यू आर नॉट कम्युनिकेटिंग विथ मी. सो यू टू हैव ए वेरी गुड कम्युनिकेशन. व्हाट यू हैव टू डू, आपको ही मुझे कम्युनिकेट करना पड़ेगा, आपको ही मुझसे बात करनी पड़ेगी. कैसे? आप कॉल से कर सकते हैं, आप मैसेजेस से कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने बारे में बताना पड़ेगा. सर मुझे लेक्चर समझ में आ रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही है, मुझे ये दिक्कत आ रही है, मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, मेरी ये एक्सरसाइज इनकम्प्लीट रह गई सर, स्कूल में बहुत काम मिल रहा था इसलिए मैंने कर नहीं पाया. एनी काइंड ऑफ थिंग. आई एम नॉट देयर टू, मैं आपको यहाँ पे डांटने के लिए नहीं बैठा, आपको आपके साथ आपकी प्रॉब्लम को समझाने के लिए बैठा हूँ. ठीक है, सो टेक दिस ए गुड जेस्चर कि आप मुझे कम्युनिकेट करें, मुझसे चीजों को सीखें और समझें. ओके, दिस इज अबाउट द डाउट्स के लिए आप कैसे पूछ सकते हो. दूसरी चीज है कि नंबर सिस्टम हमने ऑलरेडी फिनिश किया, थ्योरेटिकल पार्ट पूरा फिनिश हो गया था और जूम डिस्कशन के थ्रू हमने काफी चीजों को उसको डिस्कस करके डाउट्स भी खत्म कर दिए हैं. लेकिन फिर भी हमारी जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेज है, जो मैंने हमेशा प्रॉमिस किया कि मैं भी आपके लिए सॉल्व करके दिखाऊंगा, आपको तो करनी है, मैं अलग से आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा ताकि किसी के बच्चे में कोई डाउट नहीं रहे कि सर ने भी करके दिखा दिया तो ऐसे ऐसे किया जाएगा. तो टिल 1 पॉइंट आई थिंक चैप्टर नंबर एक्सरसाइज 1.4 तक हम कर चुके हैं. 1.5 और 1.6 आज के एक्सरसाइज में हम कर लेंगे. ओके, सो ये तो रही आज की एक्सरसाइज में जो हम रैशनल नंबर के नंबर सिस्टम में सर्ट्स के बारे में हम जो आज हमारी एक्सरसाइज रही है, एक्सपोनेंट रूल के बारे में. और दूसरा जो रूल हमारा जो हम पढ़ेंगे आज एक्सरसाइज के अंदर कि वो किस तरह से नंबर को प्लॉट करते हैं, रैशनल केस देखेंगे और फिर रैशनलाइजेशन डिनोमिनेटर वाली सब एक्सरसाइज आज की क्लासेज में देखेंगे. दूसरी चीज ये है कि सेक्शन रिव्यू जो हमारी जो आरजी के नोट्स है जो हमने आपको सेट प्रोवाइड किया है, उसमें भी जो सेक्शन रिव्यू आप ट्राई कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम आए मुझे एनी टाइम कॉल कर सकते हो उसके लिए भी. ठीक है, तो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे. सो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर ऑन वाइट नोट. थैंक यू फॉर लिसनिंग. Hello student and welcome to the 10th lecture for class 9th mathematics foster. Myself is Tabib Siddiqui और जैसा कि आपको पता है कि we have started with the number system और इस वीक में हमारी सिर्फ 2 ही क्लास है. तो every week now there will be 2 classes only, है ना. तो इस हिसाब से हमें को चैप्टर को कंटेंट को आगे लेके चलना है. Today I will try to finish it off the chapter number 1 of the NCERT number system. Theoretical part तो हमने पहले ही कर लिया है एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने मुझे होमवर्क में भी दिखा भी दिया है, नोट्स भी शेयर कर दिया है. वेरी गुड, डेट्स ए वेरी गुड पार्ट. गूगल ड्राइव का भी आप लोगों को लिंक पता मिल गया होगा कि आपको होमवर्क वहाँ पे अपलोड करना है. ठीक है, रही बात नंबर सिस्टम की, तो हमारी एनसीईआरटी के अंदर हमने एक्सरसाइज 1.4 तक आई थिंक फिनिश ऑफ कर लिया था. ठीक है ना. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एक्सरसाइज 1.5. ये टुडे का टास्क है हमारा. आज हम ये करेंगे 1.5 एंड 1.6. उससे पहले 1.4 तक तो हम कर चुके हैं ऑलरेडी, राइट. सो आज का एक्सरसाइज देखते हैं, स्टार्ट करते हैं 1.5 से. लेट अस ट्राई टू डू फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल. बस इतना बताना है कि नंबर रैशनल होता है या इरेशनल होता है. तो मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि रैशनल नंबर बेसिकली 2 कैटेगरीज में डिफाइंड होते हैं. एक तो कैटेगरी होती है, वैसे सारे रैशनल नंबर को किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, पी बाई क्यू के फॉर्म में. सारे रैशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं. बस फर्क ये होता है कि 2 तरह के नंबर होते हैं, एक टर्मिनेटिंग होता है और एक नॉन टर्मिनेटिंग होता है. लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के साथ कंडीशन क्या बनती है कि वो रिपीटेटिव होना चाहिए. लेकिन जो इरेशनल नंबर होता है वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग तो रहता है लेकिन साथ साथ क्या रहता है, नॉन रिपीटेटिव. लेकिन इसके अंदर मैंने जैसे सर्ट्स का इंट्रोडक्शन दिया था, मैंने सर्ट्स के अंदर फॉर्म में बताया था कि जो रेडिकल साइन वाले नंबर होते हैं वो भी सारे नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं. जैसे √2, 3 to the power 1/4, 5 to the power 1/3, ये सारे नंबर क्या होते हैं, इरेशनल. और मैंने ये भी बताया था आपको कि इरेशनल नंबर को आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर तो सकते हैं, लेकिन लाइक सर्ट्स और अनलाइक सर्ट्स का इसमें एक डिफरेंस रहता है. जैसे √2 और 2√2 आपस में ऐड हो जाएगा, लेकिन √2 और √3 आपस में ऐड नहीं होगा. ये सारी चीज़ें अपने को फिर दिमाग में रखनी होती है. तो इन चीज़ों को रखते हुए, ध्यान में रखते हुए, लेट अस ट्राई टू सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम द एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.5. फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2 - √5. अब 2 - √5 जो होता है, देखिए 2 तो एक रैशनल नंबर है,
ठीक है ना। 2 आपका क्या है, एक रैशनल नंबर, और रूट 5 आपका क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो रैशनल माइनस इरेशनल नंबर आपको क्या देगा, हमेशा इरेशनल ही देगा। ठीक है ना, ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है, क्योंकि रैशनल और इरेशनल नंबर के बीच में कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, यू कांट ऐड और सब्ट्रैक्ट रैशनल और इरेशनल नंबर। ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाते हैं लेकिन सब ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होते। अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट में। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट कह रहा है 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। अब आप देखो 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23 अगर आप देखोगे, क्लोजली ऑब्जर्व करोगे, तो 3 प्लस रूट 23 है और माइनस रूट 23। अब आप ये देखो कि ये जो रूट 23 है और ये रूट 23 है, ये लाइक सर्ट्स हैं। ये क्या कहलाते हैं, लाइक सर्ट्स। जो इनके रूट के अंदर जो टर्म नंबर लिखा है वो सेम है, तो लाइक सर्ट्स आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। अब इनके कोफिशिएंट आपस में ऐड हो जाएंगे। मान लो अगर 2 रूट 23 होता और माइनस 3 रूट 23 होता, तो ये जो कोफिशिएंट है 2 और 3 ये आपस में सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो 2 माइनस 3 कितना आता, -1। तो इसका आंसर कितना आ जाता, माइनस रूट 23। लेकिन अब यहाँ पे देखो रूट 23 का भी कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे भी रूट 23 का कोफिशिएंट 1 है, तो ये रूट 23 क्या हो जाएंगे, कैंसिल, 0 हो जाएंगे, एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आंसर नेट कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है ना, तो ये लाइक सर्ट्स और अनलाइक सर्ट्स का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। तो रूट 23 और माइनस रूट 23 इसको कैंसिल करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 3। तो ये क्या नंबर क्या होगा, रैशनल। ठीक है, 3 तो एक रैशनल नंबर है। इसी तरह यहाँ पे देखो कि रूट 7 और रूट 7 ऊपर नीचे डिवाइड हो रहा है, तो ये क्या आ जाएगा, 2/7, और 2/7 एक रैशनल नंबर है, p/q की फॉर्म में लिखा हुआ है। 1/√2 को आप चाहो तो आप 1/√2 को क्या कर सकते हैं, डिनोमिनेटर को रेडिकल साइन से, डिनोमिनेटर को रेडिकल साइन को रिमूव कर सकते हैं। कैसे करेंगे कि इसके रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा रूट 2 तो ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, √2 इंटू √2 दैट इज इक्वल्स टू 2। अब ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है अपॉन रैशनल नंबर है, ये है। तो इरेशनल अपॉन रैशनल अगर विदाउट सर्ट साइन है, क्योंकि सर्ट साइन तो इसमें है ना, √2 तो सर्ट साइन आ रहा है, तो ये नंबर भी क्या रहेगा, इरेशनल ही रहेगा, गायब नहीं किया। डिनोमिनेटर रैशनलाइज होने के बाद भी क्या हुआ है, सर्ट साइन रिमेन है। और इसी तरह मैंने आपको बताया था कि जो पाए होता है, पाई जो होता है एक इरेशनल नंबर होता है, तो 2 इरेशनल नंबर को किसी से भी मल्टीप्लाई करो, किसी इरेशनल नंबर को रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है, इरेशनल नंबर आता है, बिकॉज पाई इज ए इरेशनल नंबर। ये मैंने आपको स्पेशल केस बताया था कि पाई जो होता है वो इरेशनल नंबर होता है जिसकी वैल्यू 3.144 समथिंग 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 नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटेटिव बनती है। ठीक है ना, तो पाई का केस बता चुका हूँ। अब इरेशनल नंबर को किसी रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करो या इरेशनल नंबर को किसी रैशनल नंबर से डिवाइड करो तो आंसर कितना आता है, इरेशनल ही आता है। ठीक है, सो ये चीज़ हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नाउ लेट अस ट्राई टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखो पहला पार्ट आ रहा है 3 प्लस रूट 3 एंड 2 प्लस 2 रूट 3 प्लस रूट 3 एंड 2 प्लस रूट 2। तो 3 प्लस रूट 2 मैं लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट क्या बता रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट होता है 3 प्लस रूट 3 एंड 2 प्लस रूट 2। तो 3 प्लस रूट 3 एंड 2 प्लस रूट 2। अब इनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे भाई, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी जो अपन क्लास 8 में पढ़ के आ रहे हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे लगाएंगे कि 3 पूरा मल्टीप्लाई होगा किससे, 2 प्लस रूट 2 से, और रूट 3 भी पूरा मल्टीप्लाई होगा किससे, 2 प्लस रूट 2 से। ठीक है, तो अब इनके मल्टीप्लिकेशन को लिखने के बाद आप सिंप्लीफाई कर लो। 3 इंटू 2 6 प्लस 3 रूट 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 इंटू रूट 3, तो ये आ जाएगा 2 रूट 3, और रूट 3 इंटू रूट 2 कितना हो जाएगा, रूट 3 इंटू रूट 2 रूट 6 हो जाएगा, रूट 3 इंटू रूट 2 रूट 6 हो जाएगा। अब ये सारे ही अनलाइक इरेशनल नंबर, सारे अनलाइक सर्ट्स हैं, तो ये एज इट इज़ रहेंगे, इसको अपन एज ऐड नहीं कर सकते और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ रहे? तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। इसी तरह आप सोचो सेकंड पार्ट को करें, तो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट कह रहा है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया है, सेकंड पार्ट कह रहा है 3 प्लस रूट 3 एंड 3 माइनस रूट 3। सो 3 प्लस रूट 3 लिख लो और 3 माइनस रूट 3 लिख लो। इसमें एक फेमस आइडेंटिटी लगा सकते हैं अपन, कौन सी, a प्लस बी और a माइनस बी। सो a प्लस बी a माइनस बी कितना होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आइडेंटिटी लग जाएगी, तो आप लगा देते हैं इसमें। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, डेट कम्स आउट टू बी, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और b की वैल्यू रूट 3। सो 3 प्लस रूट 3 इंटू 3 माइनस रूट 3, ये कितना हो जाएगा,
ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर दैट इज b स्क्वायर, दैट कम्स आउट टू बी 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा स्टूडेंट? 6 आ जाएगा। सो ये इजी क्वेश्चन है। इसी तरह √5 प्लस √2 का स्क्वायर, ये भी हम कर चुके हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है? √5 प्लस √2 का स्क्वायर। अब इसमें कौन सी आइडेंटिटी लग जाएगी? इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग जाएगी। a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो इसको आप सिंप्लीफाई करें तो इसमें सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? a की वैल्यू क्या है? √5, तो √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज 2 टाइम्स √5 इंटू √2। तो ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट? ये आ जाएगा आपका √5 का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, और √2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 2, और ये कितना आ जाएगा? 2√10 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका? इसका आंसर आ जाएगा 7 प्लस 2√10। ये इसका आंसर आ जाएगा, जो कि एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो इस तरह से अपने को क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है। और लास्ट है √5 माइनस √2, तो ये क्या है? a माइनस बी और a प्लस बी। तो आंसर कितना आ जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू 3। तो एक रैशनल नंबर आ गया। तो ये भी क्वेश्चन हो गया है। तो इस तरह फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन तो बहुत सिंपल, प्रीडोमिनेटली बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, राइट। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। ये कह रहा है कि रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रैशनल रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर, है ना। मतलब क्या होता है कि जैसे कि एक सर्कल अपन लें, इसको आप समझें। क्वेश्चन नंबर 3 को अगर आप समझना चाहें तो बेटर वे में अंडरस्टैंड करते हैं इसको पहले। जैसे कि एक सर्कल आप लेते हैं सपोज, है ना। तो ये जो सर्कमफेरेंस होता है बेटा, ये जो इसका बाउंड्री होती है सर्कमफेरेंस कहलाती है। इसकी लेंथ आती है मान लो c यूनिट्स इसकी लेंथ आती है। यानी आप यहाँ से मेजर करना स्टार्ट करते हो, a पॉइंट से पूरा मेजर करते रहते हो और वापस से a पॉइंट पे आ जाते हो, तो ये c यूनिट्स आती है। ठीक है, तो अब मान लेते हैं इस सर्कल का जो डायमीटर है वो है d, तो रेडियस कितना हो जाएगा? d/2, तो डायमीटर कितना हो जाएगा? d हो जाएगा। तो डायमीटर इसका मान लेते हैं d यूनिट। ठीक है, तो जो पाई है, पाई की डेफिनेशन क्या होती है? पाई की डेफिनेशन होती है कि सर्कमफेरेंस अपॉन डायमीटर। क्या होती है? सर्कमफेरेंस अपॉन डायमीटर, ये पाई की डेफिनेशन होती है। ठीक है, तो यहां से ये क्वेश्चन हमें कह रहा है कि that is pi is equals to c/2. This seems to be contrary to the fact that pi is an irrational. भाई क्यों? क्योंकि c तो एक रैशनल नंबर होगा, c तो मेजरिंग यूनिट होगी, और d क्या होगा? ये भी एक मेजरिंग यूनिट होगी। तो ये p/q की फॉर्म में नजर नहीं आ रहा आपको? c/d यानी p/q। और हमने पढ़ रखा है कि पाई क्या है? एक इररेशनल नंबर है, और लेकिन यहाँ पे पाई तो p/q की फॉर्म में लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो क्या ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है? हाउ विल रिजॉल्व दिस कॉन्ट्रडिक्शन? तो आप इस कॉन्ट्रडिक्शन को कैसे रिजॉल्व करोगे? भाई कहने का मतलब ये है कि आपके पास एक पाई एक नंबर है, जो कि आपको पता है, पहले से मैंने आपको टीच कर रखा है कि पाई एक इररेशनल नंबर है, राइट। अब अभी हमने पाई की डेफिनेशन भी जब मैंने आपको बताई कि पाई की डेफिनेशन बच्चों ये होती है कि आप नंबर को क्या करोगे? नंबर को मतलब जो सर्कमफेरेंस है उसको डायमीटर से डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? पाई मिल जाएगा। अब सर्कमफेरेंस अपॉन डायमीटर, ये तो p/q की फॉर्म का कुछ नजर आ रहा है। अब p/q की फॉर्म का अगर नजर आ रहा है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब पाई एक रैशनल नंबर नहीं हुआ, पाई तो एक रैशनल नंबर हो गया। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है। ये कह रहा है ये चीज़ एक कॉन्ट्रडिक्शन है, तो इस कॉन्ट्रडिक्शन को कैसे रिजॉल्व करोगे? क्वेश्चन ये है, समझ में आ रहा है? तो अपन क्या करेंगे इसमें? क्या लगता है आपको क्या करना चाहिए? तो भाई देखो, इसमें ये जो है ना, इसमें हम ये कह सकते हैं कि देयर इज़ नो कॉन्ट्रडिक्शन सिंपली। क्यों? क्योंकि व्हेन वी मेजर ए लेंथ विथ ए स्केल और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट, जब आप इस यहाँ पे जो सर्कल की लेंथ को मेज़र करते हो ना, ये यहाँ पे इस सर्कल की लेंथ को मेज़र करते हो, है ना, कोई स्केल से, वी ओनली ऑब्टेन एन अप्रोक्सीमेट रैशनल वैल्यू। मतलब एग्जैक्ट, भाई जाहिर सी बात है कि कर्व है ना, ये कर्व है। अब कर्व पे अब स्केल से मेजर करोगे तो स्ट्रेट लाइन भी मेजर कर सकते हो, कर्व पे स्ट्रेट लाइन से कैसे मेजर कर सकते हो? तो हमें क्या है ना कि ये जो सी की जो वैल्यू है ना, ये अप्रॉक्सीमेट मिलती है। क्या मिलती है? अप्रॉक्सीमेट, एग्जैक्ट नहीं मिलती है। तो जैसे ये अप्रॉक्सीमेट मिलती है तो हम c/d को रैशनल कह ही नहीं सकते। क्यों नहीं कह? c को रैशनल मतलब रैशनल कह ही नहीं सकते, क्योंकि जब अप्रॉक्सीमेट है तो हम कुछ डिफाइंड वे में नहीं कह सकते कि ऐसा ही होगा। बात समझ रहे? तो इसलिए हम इसको कहेंगे कि भाई हाँ भाई इसमें कुछ मिस्टेक है, मतलब हमारा जो अजम्पशन था कि c सर्कमफेरेंस होगा, ये पूरी तरह से सही नहीं है अभी फिलहाल।
ठीक है ना, सी की एग्जैक्ट लेंथ हम मेजर नहीं कर पाए, इसलिए इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, ये आप समझ सकते हो। तो दिस इज वाई हम इसको कहेंगे कि ये कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, क्योंकि हम सी को एग्जैक्टली मेजर नहीं कर पा रहे। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। अब ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 9.3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। तो सबसे पहले क्या करते थे, रूट एक्स को अपन ने प्लॉट करने को सीखा था, तो सबसे पहले 9.3 को ही प्लॉट करते थे। ठीक है, तो 9.3 को अपन मेजर कर लेंगे एक स्केल के थ्रू, और ये हमने मार्क कर लिया। सपोज करो ये ए है, ये बी है, और ये ए बी की लेंथ हमने मेजर कर ली 9.3। ठीक है, इसके बाद क्या करते थे, इसके बाद करते थे हम इसमें करते थे कि बी से एक सी की डिस्टेंस की तरफ, बी से सी की डिस्टेंस की तरफ हम क्या करते थे, बी से सी की डिस्टेंस की तरफ 1 यूनिट बनाते थे। तो हम इसको एक्सटेंड कर देंगे और बोलेंगे कि ये बी सी जो है ये 1 यूनिट है। कौन सी, ये लेंथ, ये बी सी कौन सी लेंथ हो गई, 1 यूनिट, और ये कितनी, 9.3 यूनिट। स्केल से बना दिया। अब ए सी को क्या करेंगे, मेक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए सी। तो मेक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए सी, ये करते थे हम स्टेप में, याद करो। तो हम क्या करेंगे, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना देंगे ए सी का, और ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहीं किसी पॉइंट ओ पे कट हो रहा होगा, ये पॉइंट ओ जाएगा। अब टेक ओ एज ए सेंटर, ठीक है ना, ओ को एज ए सेंटर मानो, टेक ओ एज ए सेंटर एंड ड्रॉ ए सेमी सर्कल, टेक ओ एज ए सेंटर एंड ड्रॉ ए सेमी सर्कल, ड्रॉ ए सेमी सर्कल। तो एक सेमी सर्कल बना देते हैं। ठीक है ना, ओ को सेंटर मानते हुए कंपास का जो पॉइंट है वो ओ पे रखेंगे, और ओ सी को और ओ को रेडियस ले लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, बी पे 90 डिग्री बनाएंगे, मेक परपेंडिकुलर एट बी, मेक परपेंडिकुलर एट पॉइंट बी। तो बी पे एक परपेंडिकुलर बनाते हैं, चलो बी पे परपेंडिकुलर बना लिया हमने, तो ये हमने परपेंडिकुलर बनाया, तो ये पॉइंट डी पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है ना, ये जो लेंथ है ना बी डी, ये जो लेंथ है बी डी, दिस विल बी द लेंथ ऑफ रूट 9.3। तो बी डी को आग कट करते हुए ये जो लेंथ आएगी बी ई, यहाँ पे जो लेंथ आएगी बी डी और बी ई, ये आपकी आएगी लेंथ बी ई विल मेक यू रूट 9.3। ये अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, तो बी ई को आप मेजर कर लो और उसको फिर स्केल पे प्लॉट कर दो। सो ये अपने को काम करना है, इस तरह से अपने को लेके चलना है। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन है, हम लोग ऑलरेडी इस पर काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर फिर भी किसी को डाउट रहता है तो आप पूछ सकता है। रूट 9.3, रूट 10.5, जैसे रूट 10.5 अगर किसी को प्लॉट करना हो, सपोज करो अगर आपको प्लॉट करना है रूट 10.5, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक ए बी 10.5 बना लेंगे, यही कर लेंगे। ए बी को अपन ने क्या किया, 10.5 बना लिया, तो ये ए बी इज इक्वल्स टू 10.5, और उसके बाद बी सी 1 सेंटीमीटर यूनिट आगे बढ़ा देंगे। तो ये मैंने क्या किया, पहले तो ए बी मार्क करा, और उसमें सी बी 1 सेंटीमीटर से आगे मार्क कर दिया। ठीक है ना, ये 10.5, इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन अपन देख चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, फिर ए सी को अपन ने बाइसेक्ट कर दिया, ए सी को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया, तो ये कहीं ओ पे कट हो रहा होगा। अब उसके बाद हमने ओ को सेंटर मानते हुए एक सर्कल बनाया, सेमी सर्कल, और बी पे 90 डिग्री बना दिया। अब जहां पे ये पॉइंट सर्कल सेमी सर्कल पे कट कर रहा होगा, वहां से आर्क कट कर दी, मतलब बी डी की आर्क लेते हुए इस एक्स एक्सिस पे या जो भी एक्सिस है इस एक्सिस पे कट कर दिया। ये जो लेंथ आएगी ये अपने आप कौन सी लेंथ आ जाएगी स्टूडेंट, रूट 10.5। ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन मार्क और वी कैन प्लॉट ऑन द नंबर लाइन एनी इररेशनल नंबर ऑल्सो। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 जो है एक्सरसाइज 1.5 का, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। इन डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, तो एक एक करके करेंगे। जैसे कि 1/√7 देखो, 1/√7, तो इसको किससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे √7 से ऊपर नीचे। तो ये √7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा √7 और नीचे आ जाएगा 7, तो रैशनलाइज कर दिया।
इसके कॉन्जुगेट पेयर से कर देंगे। इसके कॉन्जुगेट पेयर क्या होता है, √7 प्लस √6, तो इसके कॉन्जुगेट पेयर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, √7 प्लस √6, √7 प्लस √6 ऊपर नीचे, तो ये कितना हो जाएगा, √7 प्लस √6 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 6 और डेट इज इक्वल्स टू 7 माइनस 6 कितना होता है, 1 होता है। तो ये कितना आ जाएगा, √7 प्लस √6 डिवाइडेड बाय 1, तो ये आंसर हो जाएगा भाई। √7 प्लस √6 है ना, और √7 माइनस √6 ये कितना होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वहाँ से ये लिख रहा है। बात समझ रहे हो आप लोग, ये बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे 1/√7 माइनस √6 है ना, फिर से देख लो एक बार, हमने इसके कॉन्जुगेट पेयर क्या होगा इसका हम पढ़ चुके हैं, √7 प्लस √6 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया है a माइनस बी, ये हो गया a प्लस बी, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी कितना होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो ये हो जाएगा √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा √7 प्लस √6 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 1, सॉरी तो 1 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या बचा हमारा आंसर, हमारा बचेगा अप्रॉक्सीमेटली √7 प्लस √6 ओनली, ये आंसर आ जाएगा। तो ये है आपका सेकंड पार्ट 5th क्वेश्चन का। ठीक है, तो इस तरह से अपने को ये फिफ्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी हो गया हमारा इजीली। उसके बाद आ जाते हैं √5 प्लस √2, तो √5 प्लस √2 भी कर लेते हैं, तो ये 1/√5 प्लस √2, इसको रैशनलाइज करना है स्टूडेंट, तो किससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, अपन इसके कॉन्जुगेट पेयर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। क्या है कॉन्जुगेट पेयर, √5 माइनस √2 और √5 माइनस √2, तो कॉन्जुगेट पेयर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा √5 माइनस √2 और नीचे क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, यानी √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, a माइनस स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ऊपर आएगा √5 माइनस √2, नीचे आएगा 5 माइनस 2 डेट इज इक्वल्स टू 3, तो ये कितना आ जाएगा, √5 माइनस √2 अपॉन 3। अब चाहो तो उसको ऐसे ही रहने दो स्टूडेंट, लेकिन कुछ बुक्स में एलसीएम पे इसको ब्रेक किया होता है, यानी √5/3 लिखा होता है माइनस √2/3, क्योंकि आप इसको वापस से सिंप्लीफाई करोगे तो यही आ जाएगा, तो यही आंसर हो जाएगा इसका, √5/√3 माइनस √2/3। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व थर्ड पार्ट ऑफ द 5th क्वेश्चन। तो इस तरह से थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो जाएगा। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 1/√7 माइनस √2, तो थर्ड पार्ट भी कर लेते हैं। तो थर्ड पार्ट कह रहा है, फोर्थ पार्ट सॉरी, 1/√7 माइनस √2, तो इसका कॉन्जुगेट पेयर क्या हो जाएगा, बीच में प्लस साइन लगा दो तो कॉन्जुगेट पेयर आ जाएगा। ठीक है, तो √7 प्लस √2, तो अब आप देखो कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर तो √7 प्लस 2 आ जाएगा और नीचे क्या आएगा, √7 माइनस 2 एंड √7 प्लस 2, तो a प्लस बी a माइनस बी का बन रहा है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा लाइक दिस। तो ये आपका बनेगा √7 प्लस 2 डिवाइडेड बाय √7 का स्क्वायर 7 होता है एंड 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो -4, तो ये आ जाएगा √7 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3, सो दिस कम्स आउट टू बी √7/3 प्लस 2/3। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप अलग अलग करके भी, समझ रहे हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5th का 4th पार्ट भी कंप्लीट हुआ। सो नाउ वी हैव सॉल्व कंप्लीटली एक्सरसाइज 1.5। आई थिंक कुछ नहीं बच रहा है इसके अंदर, एक्सरसाइज 1.5 हमने पूरी सॉल्व कर ली है। फिर भी किसी को कुछ डाउट रहता है स्टूडेंट तो मुझे पूछ सकता है, कॉल कर सकता है, जूम के थ्रू पूछ सकता है ना। तो अभी आपको एक्सरसाइज 1.5 मैंने होमवर्क में भी दी थी और मैंने आपको करके भी दिखा दी है, तो नाउ यू शुड डू इट कम्प्लीटली। अगर नहीं की हुई है, इनकम्प्लीट है, तो अभी टाइम में आप उसको कंप्लीट कर लो। ओके, नाउ कमिंग टू द एक्सरसाइज 1.6 जो सिंपलेस्ट एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की, है ना, एक्सपोनेंट्स के बारे में पता लगाने को कह रही है। तो एक एक करके करते हैं एक्सरसाइज 1.6 का पहला क्वेश्चन, लेकिन बिफोर मूविंग दैट अगेन एक बार रिकैप कर लेते हैं एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज को, जल्दी से एक बार रिकैप कर लेते हैं, है ना, जल्दी से। जैसे x टू दी पावर m है इंटू x टू दी पावर n है, तो ये क्या लिखा जा सकता है, x टू दी पावर m प्लस n। फिर x टू दी पावर m है डिवाइडेड बाय x टू दी पावर n है, क्या लिखा जा सकता है, x टू दी पावर m माइनस n। फिर लिखा हुआ है x टू दी पावर m, तो इसको लिखा जा सकता है 1/x टू दी पावर माइनस m, और x टू दी पावर माइनस m है तो 1/x टू दी पावर m लिखा जा सकता है। ठीक है, और क्या बचती है प्रॉपर्टीज, और एक प्रॉपर्टी बचती है कि x टू दी पावर m है और टू दी पावर n है, तो ये आपस में मल्टीप्लाइड हो जाएंगे,
ये लिखा है, और मैंने बोला था कि x टू दी पावर m है और y टू दी पावर m है, तो उनको बेस मल्टीप्लाइड हो जाएंगे। और एक प्रॉपर्टी थी कि x टू दी पावर m y टू दी पावर m, तो ये बेस डिवाइड हो जाएंगे। और कोई प्रॉपर्टी थी, एक प्रॉपर्टी थी कि 1 अपॉन एक्स टू दी पावर m इज mth रूट ऑफ x, mth रूट ऑफ x, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना। यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि m पेयरिंग होगी अंदर x की, अंदर x के फैक्टर्स की। तो ये चीज़ दिमाग में रखते हुए नाउ लेट अस ट्राई टू एक्सरसाइज 1.6 को अपन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट आप देखोगे, फाइंड 64 टू द पावर हाफ। तो 64 टू द पावर हाफ, ठीक है, 64 टू द पावर हाफ, यानी ये क्या बात कर रहा है, सेकेंड रूट ऑफ 64। तो सेकेंड रूट ऑफ 64 का अगर आप बात करोगे तो 64 को आप लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, 64 के फैक्टर्स करो, 64 के फैक्टर्स करोगे, 232 जा, 216 जा, 28 जा, 24 जा, 22 जा, 21 जा, तो कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6, 2 टू दी पावर 6 आ गया। और टू दी पावर क्या है, हाफ है। अब एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी लगा दी है, कौन सी प्रॉपर्टी लगाए, एक्स टू दी पावर m इंटू एक्स टू दी पावर n, ठीक है ना। यानी कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है भाई, हमने यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी लगाई है, ये वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। एक्स टू दी पावर m टू दी पावर n क्या होती है, एक्स टू दी पावर mn, तो ये मल्टीप्लाइड हो जाएंगे यहाँ पे, तो हम इनको मल्टीप्लाइड कर देते हैं स्टूडेंट। तो ये हो जाएगा 2 टू दी पावर 6 इंटू 1/2 डेट इज इक्वल्स टू 2 टू दी पावर 3 डेट इज इक्वल्स टू 8, ये 8 इसका आंसर है, ठीक है। एक तरीका ये भी हो सकता था कि इसको ही लिख लेते हैं अपन, 64 को लिख लेते हैं 8 इंटू 8 टू दी पावर हाफ, है ना। अब यहाँ पे क्या है, सेकेंड रूट, तो 8 की पेयरिंग हो जाएगी, तो बाहर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, वहां से भी आंसर आ रहा है। तो इस तरह से जैसे आपकी मर्जी हो, जैसा क्वेश्चन कहता है, कभी कभी हमें वैसा भी सॉल्व करना पड़ जाता है, ठीक है। आप प्रॉपर्टी से भी कर रहे हो, सिंपली आ रहा है, और विदाउट प्रॉपर्टी से भी अगर आप देखोगे तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 64 की बात कर रहे हैं, दैट इज इक्वल्स टू 8 ओनली। ये चीज क्लियर है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, एक और पार्ट करते हैं। लेट अस ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, 32 टू दी पावर 1/5। अब देखो 32 टू दी पावर 1/5 लिखा हुआ है। आप 32 को फैक्टराइज करते हो, यहां से अगर आप 32 को करते हो तो 1 2 3 4 5 क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये 32 टू दी पावर 1/5 है ना। तो 2 टू दी पावर 5 इंटू 1/5 मल्टीप्लाइड हो जाएंगे पावर्स, 2 टू दी पावर 5 इंटू 1/5 दैट इज इक्वल टू 2 टू दी पावर 1, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 32 टू दी पावर 1/5 कितना आएगा, 2 आएगा। तो ये तो आ रहा है आपका 8, ये आ रहा है आपका 2। इसी तरह 125 टू दी पावर 1/3, तो 125 टू दी पावर 1/3। अब 125 के फैक्टर्स करो तो फैक्टर्स आएंगे 5 5 5, 3 फैक्टर्स आएंगे 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। अब 5 इंटू 5 इंटू 5 को लिख सकते हैं 5 टू दी पावर 3 और इंटू 1 टू दी पावर 3, तो ये कितना हो जाएगा, 5 टू दी पावर 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 3 इंटू 1/3 कितना होता है, 3 इंटू 1/3 1 होता है, तो 5 टू दी पावर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 125 का क्यूब रूट पूछा है, तो 125 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 5 हो जाएगा। तो दिस इज हाउ वी हैव यूज्ड द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट इन सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 1.6। तो क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया है, क्लियर है। अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे, 9 टू दी पावर 3/2। अब 9 टू दी पावर 3/2 अगर आप नोटिस करो, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, 9 टू दी पावर 3/2, राइट। तो 9 को आप फैक्टराइज कर लो, 9 को फैक्टराइज करोगे तो क्या आएगा, 3 इंटू 3, और इसके ऊपर कौन सी पावर लगी है, 3/2। अब 3 इंटू 3 को लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 2, और ये कौन सी पावर लगी है, 3/2। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लो, इनकी पावर्स मल्टीप्लाइड हो जाएंगी आपस में, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 टू दी पावर 3 डेट इज इक्वल्स टू 27। ओके, सो इसका मतलब क्या हुआ, 9 टू दी पावर 3/2 क्या आ रहा है हमारा, सिंप्लीफाई करने के बाद 27। समझ रहे हैं आप। इसी तरह आप आ जाते हैं 32 दी पावर, यहाँ पे आ जाते हैं 32 दी पावर 2/5। यही कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, 32 टू दी पावर 2/5। तो 32 टू दी पावर 2/5 सेकेंड पार्ट में आप नोटिस करें तो इसके अंदर हम 32 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम्स 2 एलसीएम लोगे तो फैक्टराइज करके, और ये 2 दी पावर 5।
अब 2 5 टाइम्स आया तो 2 टू दी पावर 5 हो गया है, इंटू टू मल्टी जो पावर आएगी वो भी 2 टू दी पावर 5 हो जाएगी। अब इनकी पावर आपस में मल्टीप्लाइड हो जाएंगी, तो 5 इंटू 2/5 आ जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर आ जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 4। तो 32 टू दी पावर 2/5 कितना होगा, 32 टू दी पावर 2/5 होगा 4। बात समझ रहे हैं? तो ये आंसर कितना आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 4। इसके बाद है 16 टू दी पावर 3/4, 16 टू दी पावर 3/4। सो लेट अस ट्राई टू सॉल्व 16 टू दी पावर 3/4 ऑल्सो। सो थर्ड पार्ट है आपका 16 टू दी पावर 3/4। तो 16 को आप फैक्टराइज कर लिए तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 आ जाएगा, और ये है 3/4। तो ये आपका बनेगा 2 टू दी पावर 4 टू दी पावर 3/4। इनकी पावर्स आपस में मल्टीप्लाइड हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा 2 टू दी पावर 4 इंटू 3/4, 4 से 4 कैंसिल, दैट इज 2 टू दी पावर 3। अब 2 टू दी पावर 3 कितना होता है 8, तो 16 टू दी पावर 3/4 कितना आ जाएगा 8। तो ये आ जाएगा आपका 8, ये आपका 8 आंसर आ जाएगा। समझ रहे? फिर आ जाता है 125 टू दी पावर -1/3, 125 टू दी पावर -1/3। अब यहाँ पे माइनस है, 125 टू दी पावर -1/3। तो फोर्थ पार्ट देखते हैं, 125 टू दी पावर -1/3। तो 5 की पावर, ये 125 को क्या ले सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5, एलसीएम लेने के बाद -1/3। सो ये हो जाएगा 5 टू दी पावर 3 इंटू -1/3, दैट इज इक्वल्स टू 5 टू दी पावर 3 इंटू -1/3। अब ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, सो कितना आ जाएगा 5 टू दी पावर -1, दैट इज इक्वल्स टू 1/5। सो ये 1/5 इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि 5 टू दी पावर -1 इज इक्वल्स टू 1/5। ये यहाँ पे पढ़ चुके हैं अपन, ये वाली प्रॉपर्टी से देखो, x टू दी पावर -m इज इक्वल्स टू 1/x टू दी पावर m। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी अपने दिमाग में रखनी है सारी। अगर ये प्रॉपर्टीज याद नहीं है तो क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे सॉल्व। तो x टू दी पावर -m इज इक्वल्स टू 1/x टू दी पावर m, तो 5 टू दी पावर -1 इज इक्वल्स टू 1/5 टू दी पावर 1, ये आंसर हो जाएगा। तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है 1/5। तो इस तरह थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन हुआ, सेकंड हुआ, फर्स्ट हुआ, तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। तो एक्सरसाइज नंबर 1.6 के हमारे 2 क्वेश्चन हो गए, फर्स्ट और सेकंड। कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, सिंप्लीफाई करना है अब। अब सिंप्लीफाई कैसे करना है, ये कह रहा है 2 टू दी पावर 2/3 एंड 2 टू दी पावर 1/5। तो पहला पार्ट जो है वो है 2 टू दी पावर 2/3 एंड 2 टू दी पावर 1/5। तो बेस सेम है और पावर्स डिफरेंट है, बेस सेम है और पावर्स डिफरेंट है, तो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, x टू दी पावर m और x टू दी पावर n। तो पावर्स क्या हो जाएंगी स्टूडेंट, ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, पावर्स को ऐड कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 2 टू दी पावर 2/3 प्लस 1/5। अब 2/3 और 1/5 को आप ऐड करो तो एलसीएम कितना आएगा 15 आ जाएगा। 3 5 ज़ा, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 3 ज़ा, तो 3 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 टू दी पावर 13/50, ये आंसर आ जाएगा। सोच के देखो, 2 टू दी पावर 2/3 लिखा हुआ है ना, और 2 टू दी पावर 1/5 लिखा हुआ है। 2 टू दी पावर 2/3, 2 टू दी पावर 1/5, इन दोनों को हमने क्या किया है, ये x टू दी पावर m है और ये x टू दी पावर n है। हमने क्या लिखा, x टू दी पावर m प्लस n। अब 2/3 प्लस 1/5, आप चाहो तो अलग भी ऐड कर सकते हो, 2/3 और 1/5 को ऐड करोगे तो क्या आएगा, 2/3 और 1/5 को अगर आप ऐड भी करोगे तो क्या आएगा स्टूडेंट, देख लो, 2/3 प्लस 1/5, तो ऐड करोगे तो एलसीएम कितना आएगा 15, 3 5 ज़ा और 5 2 ज़ा, तो ये कितना आ जाएगा ऊपर 10 एंड 5 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा, तो ये 3, तो कितना आ रहा है 13/15। तो यानी पावर ऐड होके कितनी आ जाएंगी 2 टू दी पावर 13/15। तो ये फर्स्ट पार्ट ये हो गया है, 2 टू दी पावर 2/3 एंड 2 टू दी पावर 1/5 ये हो जाएगा। जो नेक्स्ट पार्ट है वो है हमारा थोड़ा सा ऑब्वियस नहीं है, क्लियर नहीं है, लेकिन आई थिंक सो ये लिखा हुआ है, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, लेट मी ट्राई। 3 टू दी पावर 1/3 टू दी पावर 1/3। चलो एक सेकंड रुको, मैं देख लेता हूँ ये क्वेश्चन क्या है एनसीईआरटी में। तो ये है एक्सरसाइज 1.6 एंड क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है 1/3 टू दी पावर 3 टू दी पावर 7 है। ठीक है, तो हम इसको ले लेते हैं। ये क्वेश्चन है, ये 7 लिखा हुआ है स्टूडेंट, ठीक है, ये 7 है, टू दी पावर 7।
तो क्वेश्चन कैसा आ जाएगा, क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन लिख लेते हैं चलो, 1/3 का क्यूब, क्वेश्चन है 1/3 का क्यूब टू दी पावर 7। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी, इसमें कौन सी लग जाएगी, ये वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी, इनकी पावर्स आपस में मल्टीप्लाइड हो जाती है ना, ये वाली प्रॉपर्टी x टू दी पावर m और x टू दी पावर n, ये वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी इसके अंदर। एक सेकेंड, ये वाली, ठीक है। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, x टू दी पावर m टू दी पावर n कितना हो जाता है, x टू दी पावर mn। तो हम ये प्रॉपर्टी लगा देते हैं यहाँ पे, तो इन दोनों की पावर मल्टीप्लाइड हो जाएंगी, तो 3 टू दी पावर 3 इंटू 7 और 1 टू दी पावर 1 है इंटू 7, तो आंसर कितना आ जाएगा 1 टू दी पावर 3/21, ये आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 3 इंटू 7 कितना हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1/3 टू दी पावर 21, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन तो हो गया, सेकंड क्वेश्चन भी हो गया, फर्स्ट भी हो गया, थर्ड में तो क्या है, x टू दी पावर m अपॉन x टू दी पावर n। तो x टू दी पावर m अपॉन x टू दी पावर n क्या होता है, x टू दी पावर m माइनस n, ये वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो ये हो जाएगा 11 टू दी पावर हाफ माइनस 1/4, हाफ माइनस 1/4 कितना होता है 1/4 ही तो होता है, ये 11 टू दी पावर 1/4 इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, हाफ माइनस 1/4, 1/2 माइनस 1/4 कितना होता है 1/4 ही होता है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। उसके बाद है 7 टू दी पावर हाफ इंटू 8 टू दी पावर हाफ। अब देखो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, 7 टू दी पावर हाफ बेस अलग है, बेस अलग है और पावर सेम है ना, ये वाली x टू दी पावर m इंटू वाई टू दी पावर m, तो बेस मल्टीप्लाइड हो जाते हैं सेम पावर के साथ, तो यहाँ पे भी वही है, ये है 7 टू दी पावर हाफ एंड 8 टू दी पावर हाफ, तो बेस को मल्टीप्लाइड कर दो 7 इंटू 8 और पावर लगा दो हाफ, तो ये कितना आ जाएगा 56 टू दी पावर हाफ, ये आंसर आ जाएगा इसका। तो इस तरह से हमने ये चारों क्वेश्चन नंबर 3 के भी चारों पार्ट्स कर डाले, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.6 हमारी कंप्लीट हो गई, एंड रेदर आई वुड से दैट कंप्लीटली हमने चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम फिनिश इट ऑफ कर लिया, ठीक है। तो अब डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट कि जो भी यूनिट का नेक्स्ट चैप्टर होगा वो हम ले लेंगे, ठीक है ना। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेंगे एनसीईआरटी का जो नेक्स्ट चैप्टर होगा या फिर जो हमारे आरजी एकेडमी में यूनिट में जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो ले लेंगे। तो एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 हमने पहले ही कर ली थी, 4 आई थिंक वी हैव मिस्ड इट आउट, लेकिन मैंने 4 आपको कहा है कि एक्सरसाइज आप कर लेना 1.4, एक बार ट्राई करना खुद से, अगर कोई दिक्कत रहती है तो अपन करेंगे, लेकिन सारी एक्सरसाइज ऑलरेडी अपने डन कर ली हैं, ठीक है ना। तो आई डोंट थिंक सो कि कोई डाउट्स अगर आपको रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कोई भी किसी तरह का भी डाउट, इस लेक्चर के अंदर कोई डाउट ऐसा रहता है कि कोई क्वेश्चन ऐसा समझ में नहीं आया हो, कोई प्रॉपर्टी समझ में नहीं आई हो, या मैंने कोई क्वेश्चन ठीक से नहीं समझाया हो, तो यू कैन आस्क मी, है ना। मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, कॉल करके भी पूछ सकते हो। सो इट डिपेंड्स टोटली ऑन यू हाउ यू आर टेकिंग इट, ओके। सो नेक्स्ट क्लास में अपन, आज की क्लास में यही है कि आप चैप्टर नंबर 1 की अगर आपकी एक्सरसाइज कोई पेंडिंग है तो आपके लिए वही होमवर्क है कि एक्सरसाइज नंबर सिस्टम की पूरी एक्सरसाइज आप सॉल्व करिए, उसके नोट्स बना लीजिए और उसको पूरा डन कर लीजिए, है ना, उसमें कोई डाउट मत रखिए। नेक्स्ट क्लास में जो भी हमारी रहेगी उसमें हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वी विल स्टार्ट विद ए न्यू चैप्टर, और उस चैप्टर को हम पहले इंट्रोड्यूस करेंगे और फिर धीरे धीरे उसको भी, जैसे इस चैप्टर को पढ़ा वैसे उस चैप्टर को भी पढ़ेंगे। रही बात सेक्शन रिव्यू की, भी आप सॉल्व कर सकते हो, और सेक्शन रिव्यू के अलावा भी जो एक्सरसाइजेज हैं वो भी आप सॉल्व कर सकते हो एनसीईआरटी की, ठीक है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को लीजिए, होपफुली हो जाएगा। एंड नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, ओके। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय, टेक केयर।